और सबसे पहले बात दिल्ली से सटे हरियाणा के बल्लभगढ़ की करेंगे, जहां पर एक सनसनीखेज वारदात हुई है। दरअसल बल्लभगढ़ में कल एक छात्रा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। छात्रा पेपर देकर कॉलेज से निकली थी, गोली मारकर हत्यारे आराम से कार से फरार हो गए। काफी लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन हत्यारों को रोकने की किसी ने कोशिश नहीं की। वारदात की जो तस्वीरें सीसीटीवी के जरिए सामने आई हैं, उसमें साफ दिख रहा है कि एक लड़का लड़की को जबरन सफेद कार में बिठाने की कोशिश कर रहा है। लड़की से उसके हाथ छुड़ाकर अपनी सहेली के पास छिपने की कोशिश करती हुई दिख रही है। तभी वो लड़का पिस्टल निकालकर लड़की पर फायरिंग करता है। गोली लगते ही लड़की जमीन पर आ गिरती है और गोली की आवाज सुनकर कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा हमलावर का साथी दौड़कर आता है और कातिल को लेकर फरार हो जाता है। लड़की बल्लभगढ़ के अग्रवाल कॉलेज की बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा थी और परीक्षा देने आई थी। तस्वीरें देखिए किस तरीके से जबरन लड़की को कार में बिठाने की कोशिश, जब उसने मना किया तो उसको गोली मार दी गई। ये सनसनीखेज वारदात बल्लभगढ़ की है, हरियाणा स्थित बल्लभगढ़, और इस सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई। देख आई थी जी लड़की और उसको गाड़ी में खींच के जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे थे भी खींच के, जब नहीं बैठी तो गोली मार दी उसको। कौन से कॉलेज में पढ़ रही थी, कौन से क्लास में? अग्रवाल कॉलेज में थी जी, फाइनल में पेपर देने आई थी। कौन था ये जो गाड़ी में बैठा रहा था? ये पहले केस हुआ था जी, पहले भी छीना झपटी कर रहे थे ऐसे ही, तो हमने रिपोर्ट भी करवाई थी। तो उसका जो है हमने कहा लड़की का मामला है, चलो खत्म कर देते हैं इसको। अब फिर वही लड़के थे जी सारे। अरविंद ओझा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, पुलिस प्रथम दृष्टया क्या कह रही है? ये प्रेम प्रसंग का मामला है, छेड़छाड़ का मामला है? किस वजह से इस तरीके से लड़की को जबरन कार में बिठाने की कोशिश की गई? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी जो ताजा अपडेट है उसके मुताबिक जो पुलिस है उससे एक आरोपी जिसका नाम तौफीक बताया जा रहा है, मेवात का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ चल रही है। यहाँ देखिए जिस तरह से ये हत्याकांड है, तस्वीरों में आप देख पा रही हैं, दिल दहलाने देने वाला है। निकिता वो दो बदमाश है, बाकायदा उसको रोकते हैं, उसको कार में खींचने की कोशिश करते हैं और उसके बाद जब लड़की मना करती है तो गोली मार देते हैं। तो जितना ये दिल दहला देने वाला हत्याकांड है, उतनी ही दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। देखिए आप सीसीटीवी में, तो न सिर्फ उस लड़की के साथ एक और उसकी सहेली है, बल्कि आसपास कई लोग देख रहे हैं सब कुछ वारदात होते हुए। अगर कोई भी उनमें से शोर मचा देता तो शायद बदमाशों के हौसले इतने बुलंद नहीं होते। निकिता की जब वो एग्जाम देने के लिए आई थी, एग्जाम देने के बाद जब वो बाहर निकल रही थी, तभी कॉलेज के बाहर दो बदमाश आए जो मोबाइल से, उन्होंने निकिता से कुछ बात की, उसको खींचने की कोशिश की कार में, और उसके बाद जब वो मना करने लगी तो उसकी कनपट्टी पर गोली मार दी, जिसको अस्पताल में ले जाया गया। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो इसमें बदमाशों के हौसले खासकर कितने बुलंद है वो एक पता चल रहा है। दूसरा ये पता चल रहा है कि सीसीटीवी फुटेज से कि आसपास कई लोग हैं, जिस सड़क पर ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया काफी चहलकदमी है। अगर आप देखें तो एक महिला दूर से देख रही है, कई महिलाएं आसपास खड़ी है, कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। अगर उनमें से कोई भी शोर मचाता तो शायद बदमाश डरकर भाग भी सकते थे, लेकिन किसी ने शोर नहीं मचाया। अब पुलिस का दावा है कि इस मामले में एक आरोपी जिसका नाम तौफीक बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। कुछ देर बाद इस हत्याकांड की वजहों का खुलासा फरीदाबाद पुलिस करेगी। नेहा, तो हमारे संवाददाता अरविंद ओझा जानकारी दे रहे थे किस तरीके से अब ये तौफीक नाम का शख्स ये पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा बुलाया गया है। ये पूरे मामले का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। सफेद गाड़ी में दो लोग सवार होकर आए थे। तौफीक ने जबरन इस लड़की को कार में बिठाने की कोशिश की, जब कामयाब नहीं हो सका तो इस लड़की को गोली मार दी। और अब बात मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए बवाल की। गोली भी चली थी क्या? हो गया, आप पुलिस आप फायरिंग उसके बाद उधर से ढाई गोली चलने लगा जो इधर लग गया। दुर्गा पूजा के विसर्जन के समय कुछ शरारती तत्वों के द्वारा गोलेबाजी की घटना हुई है, साथ ही साथ पुलिस पर फायरिंग की घटना भी हुई है। गोली किसने चलाई? थाना प्रभारी हम पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। अच्छा जी, हम देखे अपने नजर से देखे। सरकार ने गोली मारा,
आम आदमी को प्रशासन गोली मार रहा है। और अब बात बिहार के मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान हुए बवाल की करेंगे, क्योंकि इस बवाल में एक शख्स की जान चली गई। 20 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में पुलिस करीब 100 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। बताया जा रहा है कि बवाल के दौरान शरारती तत्वों ने 12 राउंड गोलियां चलाई थी। मौके से 12 खाली कारतूस बरामद हुए हैं, 3 देसी कट्टे बरामद हुए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दौड़ते भागते लोग, पुलिस वाला फायरिंग गोली चलाने की आवाज, लाठियां बरसाती पुलिस। बवाल का ये वीडियो बिहार के मुंगेर शहर का है। दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन को लेकर यहां ऐसा बवाल मचा कि देखते ही देखते शहर का पंडित दीनदयाल चौक रणभूमि में तब्दील हो गया। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। शहर के चौराहे पर मां दुर्गा की प्रतिमा के पास भगदड़ जैसा मंजर है। मां दुर्गा की मूर्ति के पास कुछ लोग शांति से बैठे नजर आ रहे हैं। तभी कुछ पुलिस वाले वहां पर पहुंचकर लाठियां बरसाने लगते हैं। पुलिस वालों के साथ सफेद टी-शर्ट में एक लड़का भी लाठी बरसा रहा है। कुछ ही देर बाद एक और लड़का आकर लाठियां बरसाने लगता है। कौन है ये शख्स? क्या सादी वर्दी में कोई पुलिस वाला है या कोई शरारती तत्व? अब इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। गली से निकलकर लोग एक तरफ भागते नजर आ रहे हैं, फिर दूसरा जत्था दूसरी तरफ भाग रहा है। तभी पुलिस के जवान भी लोगों के पीछे दौड़ते नजर आ रहे हैं। हो गया आज मौका है भाई। अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। बड़ी दुर्गा के पास भगदड़ मची। हो गया। पुलिस वाला फायरिंग। बवाल की एक और तस्वीर देखिए। मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के लिए लोग जुलूस की शक्ल में जा रहे हैं। तभी गोलियां चलने की आवाज आती है। हंगामा जब खत्म हुआ तो सामने आई ये तस्वीर। सड़कों पर गहरा सन्नाटा, जहां तहां ईंट पत्थर बिखरे हुए हैं। अस्पताल में जख्मी पड़े हुए हैं लोग। सरकार ने गोली मारा, आम आदमी को प्रशासन गोली मार रहा है। पूरे हंगामे में एक शख्स की मौत हो गई। 20 पुलिसकर्मी समेत कई लोग जख्मी हो गए। दुर्गा पूजा विसर्जन के टाइम पे एक अप्रिय घटना हुई। कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से रोड़ेबाजी की गई। रोड़ेबाजी में करीब 20 जवान घायल हुए हैं और एक थाना प्रभारी का पूरा सर फटा हुआ है। उसके बाद कुछ भीड़ की तरफ से कुछ फायरिंग हुई, जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण वश एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तथा 6 लोग अभी घायल हैं। पुलिस और प्रशासन जहां शरारती तत्वों को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है, वहीं लोग इसके लिए पुलिस को कसूरवार बता रहे हैं। बैठे घर के बाहर मतलब कि इसके घर के आगे में तो आया, प्रशासन मारने लगा। मारते माथा फाड़ दिया, फिर और मारने लगा तो भागे, फिर लपटने लगा, फिर मारा, फिर भागे तब चला। तो गोली भी चली थी क्या? लाठीचार्ज किया, भगदड़ हो गया। भगदड़ के बाद हम साइड हो गए। उसके बाद उधर से धार गोली चलने लगा, जो इधर लग गया। आपको भी लगा गोली? हाँ, साइड। कल ही मुंगेर में चुनाव होना है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि सोमवार की शाम तक हर हाल में प्रतिमा का विसर्जन हो जाए। इस दौरान पुलिस ने शंकरपुर की प्रतिमा को विसर्जित करने का निर्देश जारी किया। इसी पर लोग भड़क गए और बवाल शुरू हो गया। मुंगेर से गोविंद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। और इस पूरे मामले पर और ज्यादा जानकारी के साथ सुजीत झा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सुजीत, पुलिस क्या कह रही है? क्या अराजक तत्वों ने पहले से सुनियोजित तरीके से प्लानिंग कर रखी थी कि माहौल को बिगाड़ना है चुनाव के मद्देनजर?
देखिए नेहा, पुलिस तो यही कहेगी कि असामाजिक तत्वों ने ये इस तरह की घटना को अंजाम दिया है और पहले से सुनियोजित ये इस तरह की योजना थी। लेकिन मैं कहूँगा सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी की पूरी घटना प्रशासन की विफलता का नतीजा है, क्योंकि आप देखिए कल वहाँ चुनाव होना है 28 तारीख को। आज पूरा डिप्लॉयमेंट होगा, हर एक बूथ पर पोलिंग पार्टी जाएगी। कल शाम तक प्रतिमा का विसर्जन कर देना था, बावजूद इसके रात 11 बजे 12 बजे तक प्रतिमा का विसर्जन होता रहा। वहाँ एक बड़ी प्रतिमा का विसर्जन होता है जिसमें 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगता है हर साल, लेकिन चूंकि इस साल कोरोना काल था इसलिए उसको जल्दी से कराना चाहिए था प्रशासन से। ये शंकरपुर की जो प्रतिमा थी काफ़ी देर तक काफ़ी डिले कर रहे थे वो लोग प्रतिमा विसर्जन करने में, और पुलिस ने जल्दी करने के लिए कहा। हालांकि अगर प्रशासन चौकस रहती तो ये घटना नहीं होती। दूसरी बात ये है कि पूरे बिहार में एक तरह से प्रतिमा, इस बार पंडाल नहीं बने थे पूरे बिहार में। पटना में भी कहीं पंडाल में पूजा नहीं किया गया। सब लोगों ने कोरोना की वजह से सब लोगों ने घरों में अपने प्रतिमा का पूजन किया। लेकिन ये मुंगेर जहां पर 28 तारीख को चुनाव है, वहां पर इस तरह से पंडाल बन के और बड़ी प्रतिमाओं का पूजा किया गया, उनका विसर्जन करने में इतनी देरी हुई, तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की जरूर ढिलाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन ने कई बार बैठक भी की थी पूजा समितियों से और कहा था कि आप जो है इसको हर हाल में रविवार की शाम तक इसका विसर्जन कर दें, लेकिन पूजा समिति के लोग इसके लिए तैयार नहीं हुए। उनका कहना था कि नवमी के दिन वो विसर्जन नहीं कर सकते हैं, ये परंपरा नहीं है। अब ये हालत ये हो गई कि एक व्यक्ति की मौत हो गई और 20 से ज्यादा पुलिस वाले बिल्कुल कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन की लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली। जिस तरीके से यहाँ पर माहौल बिगड़ा और उसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। बात अब बिहार चुनाव की करेंगे। कल बिहार में 71 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस बीच दूसरे और तीसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। खास बात यह है कि चुनावी जंग निजी हमलों में तब्दील हो चुकी है। आमतौर पर संयत और शांत रहने वाले नीतीश अब लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी को लेकर और तल्ख हो गए। महागठबंधन जिंदाबाद। बिहार में घूम घूम कर अगर तेजस्वी सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं, तो अब सुशासन बाबू भी सियासी हमले करने में हदें पार कर रहे हैं। वैशाली के महनार में नीतीश ने जिस अंदाज और जिन शब्दों में लालू पर हमला किया वो चौंकाने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश ने इस बार लालू के बच्चों की तादाद को लेकर तंज कर दिया। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और आप सोच रहे कैसा बिहार बनाना चाहते हैं, ऐसा ही बिहार बनाना चाहते हैं। अगर यही लोगों का आदर्श है तो समझ लीजिए बिहार का क्या बुरा हाल होगा। कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, सब का सब बर्बाद हो जाएगा। लालू के बाद बारी उनके बेटे तेजस्वी की थी। अब तक सधी अंदाज में आरोपों का जवाब देते रहे नीतीश ने सीधा और संगीन आरोप जड़ा कि आरजेडी के साथ सरकार से वो इसलिए अलग हुए क्योंकि तेजस्वी उगाही कर रहे थे। हम लोगों के यहाँ लोगों को यही कहा जाता रहा है शुरू से कि भाई सेवा करिए, सेवा करिए। और कुछ लोगों को सिखा है कि मेवा चाहिए, मेवा चाहिए, मेवा चाहिए, माल चाहिए। और कुछ लोग इसी चक्कर में अंदर जाते हैं। अभी अंदर कौन है? और आप बताइए हम कैसे 1 साल 8 महीना के बाद अलग हुए? हमने कहा जो केस चला तो हमने क्या कहा था कि आप एक्सप्लेन कर दीजिए आपके ऊपर जो आरोप लगा है। एक्सप्लेन करने की स्थिति में नहीं थे। और दूसरी तरफ शुरू किया पुराना गड़बड़ी, थाना वाना से लेकर के हर जगह बाया दाया। हमको लगा कि भाई इस तरह से तो हम काम नहीं कर सकते। नीतीश जमकर बरसे, लेकिन उधर बीजेपी के लिए इसी मंच से अजीब हालत पैदा हो गई।
टिकट कटने से खफा बीजेपी के पूर्व विधायक अच्युतानंद सिंह ने नीतीश की मौजूदगी में ही बीजेपी के नेताओं नित्यानंद राय और भूपेंद्र यादव को जालिम कह डाला। मैं फुटपाथ पर खड़ा हूँ, मैं भूख से मरा हूँ, कपड़ा उठा के देखो सीने पे लिखा है सारे के हंस नीतीश कुमार हमारा। यही जमीन गिरी हुई है यासों से जहाँ बादल इबादत कर रहे, हमारी बेबसी का इंतहा है। हम नित्यानंद राय और भूपेंद्र यादव जैसे जालिम इबादत कर रहे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। बिहार चुनाव में ऐसी खुली बगावत और ऐसे तीखे तेवर पहले नहीं दिखे थे, लेकिन पिछले चुनाव से लेकर इस बार तक गंगा में काफी पानी बह चुका है। हाजीपुर से संदीप आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। और तेजस्वी ने नीतीश कुमार के हमलों को बेहद संयत तरीके से जवाब दिया। ट्वीट कर तेजस्वी ने कहा, आदरणीय नीतीश जी, मेरे बारे में कुछ भी अपशब्द कहें वो मेरे लिए आशीर्वचन है। नीतीश जी शारीरिक मानसिक रूप से थक चुके हैं, इसीलिए वो जो मन करे बोल रहे हैं। मैं उनकी हर बात को आशीर्वाद के रूप में ले रहा हूं। इस बार बिहार ने ठान लिया है कि रोटी, रोजगार और विकास के मुद्दों पर ही चुनाव होगा। जेल में देना जाएगा पक्का। हमारे खिलाफ अभियान चलाता है। महत्वाकांक्षाओं को लगाम दीजिए, नहीं तो कहीं के अब नहीं रह गया ऐसा जनता जनादेश दे देगी। और इतनी महिलाएं दिखेंगी। बिहार के चुनावी घमासान में जुबान तीखी होती जा रही है। युवा विरोधी सोच है मुख्यमंत्री की। बयानों के तीर भेदने लगे हैं। अब तो बिहार की लड़ाई जेल तक आ गई है। जांच करवाई जाएगी और सबको जेल देगा। वो तुम 8-10 आदमी और यहाँ हजारों लोग हैं। खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग एनडीए के मुख्यमंत्री उम्मीदवार को ही जेल भेजने का दम भर रहे हैं। कल डुमराव की रैली में चिराग के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार थे। चिराग ने पहले नीतीश के कार्यकाल को भ्रष्ट बताया और फिर जेल भेजने की धमकी दे डाली। 7 निश्चय में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जो घोटाला हुआ है, भले वो किसी अधिकारी ने किया हो या मुख्यमंत्री ने स्वयं किया हो, लोजपा की सरकार बनते ही जांच करवाई जाएगी और सबको जेल भेजेगा। चिराग के जेल वाले बयान पर नीतीश की ओर से कोई बयान नहीं आया। वैसे भी वो चिराग को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। लगातार हमले होने के बावजूद उन्होंने चिराग के खिलाफ अब तक मुंह नहीं खोला। यहाँ तक कि रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने चिराग के घर भी गए। चिराग का हौसला बढ़ाया। इस बार उनकी पार्टी ने चिराग को आईना दिखाने की कोशिश जरूर की। जो बेहयाई और बेशर्मी उनके बयान में आज झलकी है, उसकी कठोरतम शब्दों में निंदा करता हूं। उन्होंने बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सत्ता में आने के बाद गिरफ्तार किए जाने की धमकी दी है और मुझे हैरानी है, आप अगर खुद विधानसभा का चुनाव लड़ रहे होते तो शायद आप अपना खुद का चुनाव नहीं जीत पाते। चिराग का पूरा अभियान ही नीतीश के खिलाफ है। नीतीश को लेकर ही वो एनडीए से अलग होकर चुनावी मैदान में है। एलजेपी 138 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें वो सभी सीटें हैं जहां नीतीश की पार्टी जेडीयू मैदान में है। बड़ी अजीब स्थिति है। बीजेपी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ रही है और चिराग खुद को मोदी का हनुमान बता रहे हैं। लोग बोलते हैं कि मैं किसी को मक्खन लगाने की परिकाष्ठा मैं पार कर रहा हूं। जब मैं प्रधानमंत्री जी के लिए मैं बोलता हूं कि मैं उनका हनुमान हूं या मेरे दिल में वो बसते हैं, पर मैं और क्या करूंगा श्वेता जी, जब कोई नहीं था मेरे पास। प्रधानमंत्री उस वक्त मेरे साथ खड़े हुए थे। चिराग के खिलाफ बीजेपी भी खुलकर नहीं बोल रही। चुनावी प्रचार में भी बीजेपी के निशाने पर चिराग नहीं है। ये जरूर है कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने चिराग की पार्टी को वोट कटवा कहा, लेकिन चिराग इसे नीतीश की ओर से दिलवाया गया बयान बता रहे हैं। चिराग की पार्टी एक वोट कटवाने वाली पार्टी रह जाएगी और हम 3/4 बहुमत से चुनाव जीतेंगे। अगर कोई लोग अगर इस तरीके के शब्दों का अगर इस्तेमाल करते हैं किसी के भी दबाव में, तो उनको अपने भी विवेक से काम लेना चाहिए कि आप किन के लिए ये बातें कह रहे हैं। आखिर बिहार चुनाव में कौन कहां खड़ा है? कहीं चिराग के बहाने मुकाबला नीतीश बनाम ऑल तो नहीं बन गया? आखिरकार एनडीए में तो बड़े भाई की लड़ाई है।
अगर चिराग की पार्टी जेडीयू का नुकसान करती है तो बीजेपी की सीटें नीतीश की पार्टी से ज्यादा होने के आसार हैं। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो आज अब से कुछ ही देर बाद भारत और अमेरिका के बीच 2+2 की मीटिंग शुरू होने वाली है। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर दिल्ली स्थित वॉर मेमोरियल पहुंचे और भारत के अमर जवानों को नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मीटिंग में कई अहम समझौते होने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच ये दोस्ती चीन का टेंशन बढ़ाने वाली हो सकती है। आइए अब आपको उन समझौतों के बारे में दिखाते हैं। दोनों पक्ष लंबे समय से अटके बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी BECA पर आज हस्ताक्षर करेंगे, जिस पर कल सहमति बन गई थी। इस सहमति के तहत भारत को अमेरिका से भू-स्थानिक सूचनाएं मिल सकेंगी, जिसका इस्तेमाल सैन्य ऑपरेशंस में काफी कारगर साबित होगा। जिसके बाद अमेरिका भारत के साथ कई अहम जानकारियां साझा करेगा। साथ ही साथ स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सामरिक माहौल पर भी चर्चा की जाएगी। भारत चीन सीमा विवाद का भी मुद्दा बैठक में प्रमुखता से उठ सकता है। इंडो पैसिफिक सहयोग भी 2+2 बातचीत का अहम हिस्सा होगा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक डॉक्टर रहते हैं जो 87 साल की उम्र में गांव-गांव साइकिल से जाकर मरीजों का इलाज करते हैं। गांव देहात में अगर इन्हें कोई मरीज कोरोना का केस लगता है तो उसे कोरोना सेंटर रेफर कर देते हैं, मगर अपने मरीज को देखने के लिए जरूर जाते हैं। जो मरीज फीस नहीं दे पाते, डॉक्टर साहब उनके लिए कहीं से भी साइकिल चलाकर इलाज के लिए पहुंच जाते हैं। ये है डॉक्टर रामचंद्र दांडेकर। उम्र 87 साल है, पर उम्र की परवाह किए बगैर जब इनके मरीजों को इनकी जरूरत होती है, ये साइकिल लेकर निकल पड़ते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक कोरोना मरीजों का इलाज करते करते देश में 500 से ज्यादा डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। ये भी देखने में आया कि कोरोना के डर से बहुत से निजी डॉक्टर मरीजों से दूर ही रहना चाहते हैं। और एक तरफ है रामचंद्र। अपनी जिंदगी में इन्होंने कई महामारियां देखी, बारिश, बाढ़, हर साल आपदाएं आती हैं, लेकिन डॉक्टर रामचंद्र ने कभी अपने कर्तव्य पथ से मुंह नहीं मोड़ा। साइकिल उठाकर चंद्रपुर शहर के 10 किलोमीटर के आसपास जो भी गांव है, ये अपने मरीजों को वहां नियमित रूप से देखने जाते हैं। मार्च महीने में कोरोना के साथ शुरू हुए, उसमें मैं देहात में बहुत छोटे मोटे बीमार मिले, तो मेरे से जिसका डायग्नोसिस पक्का रहा तो उनको दवा देना भी इनको नहीं रहा, तो सर्दी खांसी रह गई, मेरे को डाउटफुल केस है तो मैं कोरोना के सेंटर में भेज देता हूँ। डॉक्टर रामचंद्र की कोई नियमित फीस नहीं है। जैसी जिसकी हैसियत होती है, सुविधा अनुसार इन्हें फीस दे देता है, और जो मरीज फीस नहीं दे सकते, डॉक्टर साहब उन्हें फ्री में देखते हैं और साइकिल लेकर उन्हें देखने उनके घर भी जाते हैं। डॉक्टर रामचंद्र दांडेकर की पिछले 60 साल से यही दिनचर्या है। मूलतः वर्धा जिले के डॉक्टर रामचंद्र दांडेकर नौकरी के लिए चंद्रपुर आए थे। चंद्रपुर के कॉलेज में इन्होंने 1 साल पढ़ाया, मगर उनका मन था कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा करें, इसलिए नौकरी छोड़ी और चंद्रपुर में ही क्लिनिक खोल लिया। अपने क्लिनिक में मरीजों के इलाज के बाद ये साइकिल लेकर ग्रामीण इलाकों में जाते हैं। अपने पुराने मरीजों को ये खुद ही समय समय पर देखने जाते हैं और जैसी जिसको जरूरत होती है, इनके क्लिनिक में लैंडलाइन पर फोन कर देता है। मैं अभी भी, मेरी उम्र 27 साल की हो रही है, लेकिन मैं अभी भी साइकिल से हर गांव में, हर देहात में मैं अभी भी गरीबों की सेवा करने के लिए मैं हर रोज सवेरे 6 बजे निकलता हूँ, दोपहर को 12 बजे रोटी खाना खाता हूँ, बाद में 6 बजे मैं फिर से घर में लौट के होता हूँ। ऐसे मेरा दिनचर्या हर रोज मेरी ठीक है। मैं साइकिल का प्रवाह अभी तक मेरे पास घड़ी ये नहीं है, ना आंखों को चश्मा है और पाँव में ना चप्पल है, ऐसी मेरी दिनचर्या है। 87 साल के डॉक्टर रामचंद्र का तजुर्बा इतना है कि इनकी दवा से मरीजों को तुरंत राहत मिलती है। चंद्रपुर में इनका क्लिनिक मरीजों से भरा रहता है। इस अवस्था में गरीब लोगों की सेवा होने के कारण ये हमारे जिले में बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर होके इन्होंने नाम कमाए हैं। इसी की अवस्था में आज भी
वो जैसे कि वैसे ही है, मगर अभी इतने 87 ईयर्स के होने के बावजूद भी गांव-गांव में अभी जा रहे हैं। सवेरे 6 बजे निकलते, रात के 10 बजे आते, कभी कभी रात के 9 बजे आते, कभी कभी 6 बजे आते। कभी खाना मिले तो खाते, नहीं तो किसी के घर में भी खा लेते। डॉक्टर रामचंद्र का परिवार भी इनके काम में पूरा सहयोग देता है। बच्चे पिता को अपना आदर्श मानते हैं। डॉक्टर रामचंद्र दांडेकर की छोटी बहू किशोरी भी होम्योपैथी डॉक्टर हैं, जो इस काम में उनकी मदद करती हैं। बहू किशोरी ही मरीजों को देने के लिए दवाएं तैयार करती हैं और अपने ससुर के इस हौसले को सलाम करती हैं। उनमें सतत दिन भर काम करने की कैपेसिटी उनमें है, बहुत ही ज्यादा स्टेमिना है। वो किसी भी वक्त अगर कोई पेशेंट आता है और बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरे को देखने के लिए मेरे घर पे चलो, तो वो उसी वक्त तैयार हो जाते हैं और उनकी सेवा करने के लिए उनके घर पे जाते हैं। और एक आधी बार उनको अगर कोई किडनी स्टोन हो या और अगर पेशेंट और उनको कुछ मेडिसिन चाहिए रहती तो मेरे को बताते हैं, जैसे बर्बेरिस्क्यू मेरे को 2 बना के दो, फिर मेरे को वो पेशेंट को देना है। उस प्रकार में उनकी हेल्प करती। जब किसी को कोई पेशेंट रहता, किसी के घर में पैसे रहे नहीं रहे, किसी ने दिए पैसे नहीं दिए तो भी वो साथ निभा लेते। कोई पेशेंट को कितनी भी जरूरत रहे, कोई उसका काम नहीं हो रहा, उसको साथ में दवाखाने में साथ में बड़े दवाखाने में जाके वो काम करते। डॉक्टर रामचंद्र को अपने काम में बेहद खुशी मिलती है। वो अपने काम को भगवान का आदेश समझकर करते हैं। उन्हें ये भी लगता है कि डॉक्टरों में अब पहले जैसा सेवा भाव नहीं रहा। नई पीढ़ी पैसों के पीछे भाग रही है, जो डॉक्टरी जैसे पेशे के लिए सही नहीं है। पर इनका अपना संकल्प ये है कि जब तक हाथ पैर चलेंगे और सांस रहेगी, गरीब मरीजों की सेवा ये यूं ही करते रहेंगे। चंद्रपुर से विकास राजूरकर के साथ आज तक ब्यूरो।